अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है हुस्न जाना बाय संदल मलिक। एपिसोड 10। बुल्ले शाह असा जोगी होवे, साढ़े सपा नाल यारा ने, साढ़े अंग अंग विच जहरा चढ़िया, साड़ा दर्द कोई न जाने। कुछ ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जब वो दोबारा आया तो वो सर तकिए पर रखी चित लेटी हुई आंखें बंद थी। उसके आने का शायद नहीं पता चला, जब भी वो वैसे ही लेटी रही। सुनहरे बाल बिखरे हुए थे, चेहरा शायद रोने के बाद गुलाबी हो रहा था, आंखें भी सूजी हुई थी। वो बिना आवाज़ के कदम उठाते इसके पास पहुंचा और इसके करीब ही बैठ गया। कल शाम वाली ग्रे बटनों वाली शर्ट जो उसके चौड़े वजूद पर चिपकी हुई थी, जिससे उसके सिक्स पैक्स वाज़ेह होते दिलकश लग रहे थे। बाजू को कोहनियों तक फोल्ड किए वो भी थका थका सा लग रहा था, मगर काफ़ी खुश था। वो दूसरी जानिब कंबल में लिपटी बच्ची भी सो रही थी, जिसके नन्हे वजूद पर दिलनशीन ने अपना एक हाथ रखा हुआ था। उसने होते हुए निगाह दोबारा दिलनशीन पर आई तो थम गई। बिना पल के झपके वो इसे देखे जा रहा था। सिंह आंखों से सुर्खी भरती गई जब भी उसने हाथ बढ़ाकर नरमी से उसके चेहरे को नकोश को छुआ। पलके, नाक, गाल और आखिर में गुलाबी लबों को इतने धीरे से कि वो नहीं उठी। शायद वो सो चुकी थी, वरना तो उठ जा चुकी होती। कभी कभी दिल करता है तुम्हें बस देखे जाऊं, बस तुम्हें ही, मगर जानता हूं ना तो ये दिल भरेगा, ना ही आंखें सैराब हो सकती है तुम्हें देखने चाहने के लिए। मुझे सदियां दरकार हैं। वो बोझल गंभीर लहजे में सरगोशी नुमा बोल रहा था। अंगूठा उसके लबों पर रख गया था। दूसरा हाथ उठाकर उसने अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोले थे। अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। गले में गिल्टी से उभर कर मध्यम हुई। अजीब से एहसासात के तहत दिलनशीन ने आंखें खोली। उसको इतने करीब और इसका हाथ लबों पर महसूस करके वो घबरा गई। जब ये एकदम से सीधी हुई, बिलाज ने हाथ उठा लिया था। सो क्यों गई थी? वो बेवजह ही बोला। आंख लग गई। बच्ची को देखते वो सरसरी सा बोली थी। चेहरा गुलाबी हुआ था। मैंने कहा था कि गाँव जा। मुझे नहीं जाना गाँव। इसने एकदम ही बात काटी। बिलाज को हैरत हुई। नहीं जाना? मगर पहले तो बहुत जाना था। अब लेकर जा रहा हूँ तो नहीं जाना? मुझे बस उजाला और लाला के पास छोड़ आइए, उसने जल्दी से कहा, मगर आवाज़ दोनों की कम थी। छोड़ आइए? बिलाज ने अब रुचकाए। छोड़ क्यों आऊँ? मेरे साथ ही रहोगी जिधर भी रहोगी। और महराज के पास क्यों? तुम्हारी अब शादी हो चुकी है और तुम्हें अपने शौहर के पास रहना चाहिए, वो नरम मगर संजीदा लहजे में कह रहा था। निगाहों का मरकज वही थी जो कुछ फासले पर बैठी थी। मुझे नहीं रहना आपके साथ। अच्छा, उसे समझने के अंदाज में सर हिलाया। ठीक है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, फिर तुम देख लो अगर इसके बगैर ऐसे ही साथ रहेगी। ये मेरी बेटी है, मुझसे लेकर तो बताइए। उसने एकदम से बच्ची को करीब किया। अब जब बच्ची इसके पास थी तो वो क्यों डरे? ले तो मैं सकता हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकती हो, मगर मैं लेना नहीं चाहता हूँ। महराज के पास मैं नहीं ले जा कर जाऊँगा। गाँव जाना है तो ठीक है, इधर हवेली में रहना है कुछ अरसा, फिर हम वापस आ जाएंगे। वो अब के सपाट लहजे में बोला था। इसके जाने की बात, साथ ना रहने की बात इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जर्रा भी नहीं। नहीं जाना गाँव तो नहीं जाना। आप भी जाइए यहाँ से। गाँव क्या कहूँगी जाकर? हाँ, ये कि 2 साल में पहले अचानक गायब हो गई और अब दोबारा आ गई हूँ, और वो भी एक बच्चे को लेकर। ये कहूँ? और कितना बेगैरत! वो एकदम से गुस्से से बदतमीजी से बोलने लगी, मगर वो एकदम गुस्से से उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच गया था। कुछ सुर्ख होती आंखें, कनपटी की रंगें तन गई थी। इस सब में बच्ची भी उठ गई, अब रोने लग गई थी। दिलनशीन ने तड़प कर उसे देखा। बहुत बेगैरत कर दिया है मैंने तुम्हें? हाँ, बीवी थी तुम मेरी, कोई गैर नहीं थी जो तुम्हें लाने के बाद लोगों को फजूल बातों का जवाब देता फिरूं। अपने इस छोटे से दिमाग को खुद ही सेट कर लो तो अच्छा है। मैं करूं? इस हालत में नहीं हो तुम, समझी? जब मेरी बेटी के बगैर जाना हुआ महराज के पास तो बता देना, भिजवा दूंगा। हवेली जाना हुआ तो भी बता देना, मगर मेरी बच्ची मेरे साथ ही रहेगी। झटके से उसके बाजू दोबारा छोड़ते वो दोबारा से वही पुराना बिलाज सा लगा, सफाक संग दिल। बच्ची को उठाकर गले से लगाते वो रो रही थी, अब शदीद रो रही थी। बच्ची इससे भी ऊंची आवाज में रो रही थी। सुर्ख अंगार होती या निगाहों से वो कुछ लम्हे देखता रहा। इससे लब शिद्दत से भींचे। सब कहता है कि अब कोई सख्ती नहीं करेगा, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि वो दोबारा वही करता था। चेहरा झुकाकर गहरे सांस लेते खुद पर कंट्रोल किया और फिर दोबारा उसे देखा। अब वो हिचकियों में रो रही थी। बच्ची अब चुप होकर उसे देख रही थी, रोता हुआ। खुद भी बार बार लब बाहर को निकालती रोने की पक्की तैयारी में थी दोबारा। अच्छा बस,
कुछ नहीं कह रहा हूँ, रोना बंद करो, अब पहले ही ठीक नहीं हूँ। उसके चेहरे से बाल पीछे करते वो कुछ नरम लहजे में बोला तो दिलनशीन ने उसका हाथ झटका। मुझे उजाला से मिलना है, उसे बुला कर दे। बिना उसे देखे वो हुनूस रोते हुए बोली। कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर आगे होते उसके माथे पर लब रखे। दिलनशीन ने चेहरा मोड़ना चाहा मगर वो लब रख चुका था। सॉरी, मत मत दिलाया करो ना गुस्सा। उंगलियों के पूरे से गाल साफ करते वो धीरे से बोला था, जबकि दिलनशीन बिना कुछ कहे बच्ची को देख रही थी जो रोकर चुप होकर अब आंखें बंद कर चुकी थी। बिलाज ने दोबारा झुककर इस अब बच्चे के माथे पर लब रखे थे। गंदे, पीछे हटिए, ये अभी छोटी है, बीमार हो जाएगी, सब भुलाए। दिलनशीन ने एकदम इसे बच्ची से दूर किया। वो बेसाख्ता ही बच्चे के माथे को छुआ। खुद बिलाज उसे घूरे जा रहा था, इसे मना कर रही थी और खुद, हाँ मेरी वजह से होगी बीमार, तुम्हारी वजह से तो शिफा मिलेगी ना। कुछ मुतमईन हुआ कि अब वो चुप हो गई थी। तो और क्या, मेरी बेटी है, मेरी वजह से नहीं होगी बीमार। इसने बच्चे को दोबारा साथ लिटाया था। बिलाज हैरत से उसे देखता रह गया था। काफ़ी देर बाहर खड़ा रहा, हैरत से, बेयकीनी से। इतनी तो इसे गुनाह की नहीं की थी जो इतनी ज़्यादा सज़ा मिली थी। उसे जब भी तलाक देने का कहा था, कभी खुद देनी तो नहीं चाहिए थी। ग्रे रंग आंखें कर्ब से भरपूर थी, रगें तनी हुई थी, सुर्ख होती रंगत, बिखरे बाल। वो खुले आसमान तले इतनी देर खड़ा रहा कि अब शाम से रात होने को थी। जब भी दरवाज़ा खुला और ग्रे शलवार कमीज में मबलूज उजाला अंदर दाखिल हुई थी। महराज को वहां खड़ा देखकर उसकी तरफ आई। इसके आने से पहले वह हसीन से चेहरा साफ कर चुका था। लाला, क्या हुआ? ये आंखें इतनी क्यों सुर्ख हो रही हैं? और आप इधर क्या कर रहे हैं? इसे सच में हैरत हुई। आह नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ अंदर, इस वक्त नहीं खड़ा होना चाहिए बाहर। जाओ, शाबाश। आवाज़ के भारीपन पर बमुश्किल कंट्रोल करते हुए नरमी से बोला। वह नहीं जाना चाहिए रही थी मगर उसके बार बार कहने पर चली गई। मस्जिद कुछ देर उधर ही रहा। आखिर जब उजाला ने खाने के लिए बुलाया तो तब वह अंदर आया। निगाहों ने उसे ढूंढना चाहा मगर वो नहीं मिली। खौला से मैंने पूछा है मगर वो कह रही है कि भूख नहीं है। लाला, काफ़ी दिनों से मुझे ठीक नहीं लग रही। इन्हें एक बार डॉक्टर, इससे ज़्यादा वो नहीं सुन पाया। जब भी मजबूरन उसे टोक दिया। उजाला, बच्चे, मुझे इसके लिए खाना निकाल दो, वो संजीदगी से बोला। उजाला ने पहले तो मुंह बनाया, फिर समझते हुए खाना डाल दिया। एक के बजाय इसने 2 लोगों का डाला। इसने देखा था कि महराज ने भी सही से नहीं खाया। चलो अब तुम भी खाना खाकर अपने कमरे में चली जाना, ठीक है? उसके सर पर हाथ रखते वो मोहब्बत से कहते ट्रे उठाकर कमरे की जानिब बढ़ा और उजाला अपने कमरे में आ गई। कल से उसे दिलनशीन से मिलने जाना था। इसे दिन में बिलाज की कॉल आई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी दिलनशीन के लिए। अब तो उसका दिमाग में एक और प्लान भी चल रहा था। जब भी वो दिन जल्दी गुजरने का इंतज़ार में थी, बस कुछ दिन, फिर वो दिलनशीन के साथ होती, सब साथ होते। कमरे में आया तो कमरे की लाइट ऑफ थी। वो कमरे में खामोशी छाई हुई थी। लाइट लगाई तो पहली निगाह बच्चों की काट पर गई। इन्हें परसुकून से सोता देखकर इसे भी कुछ सुकून मिला। वो फिर निगाह इस लड़की की तलाश में घुमाई जो न जाने कहाँ थी, मगर फिर एक जानिब जाती निगाहें साकित हुई। वो दिल वाले नए लिबास में मबलूस, बिखरे छोटे सियाह बाल, एक जानिब खिड़की के पास नीचे फर्श पर बैठी, घुटनों के गिर्द बाजू फैलाए, इन पर चेहरा छुपाए हुए थी। इसका दिल कट कर रह गया। ट्रे साइड पर रखते वो इसके पास आया। कई पल उसे वैसे ही देखता रहा। जब उसने चेहरा उठाकर नहीं देखा तो वो भी उसके पास ही बैठ गया। खौला, उठो, खाना खा लो प्लीज़। खाना तो खाओ, हम बात करते हैं ना, उठो। एक पाँव पर वजन डालकर इसके पास बैठते इसने इसका चेहरा सिया बालों को पीछे करते हुए नरमी से कहा। छोटे बाल उसके चेहरे पर गीले होते चिपके हुए थे। मुझे नहीं मरना, मैं नहीं, मुझे जिंदा रहना है महराज। मेरे बच्चे, वो कैसे? मैं नहीं, मुझे नहीं मरना। उसको पास पाते ही उसे देखते, चेहरा उठाते वो सिसकियों के दरमियान रोते बमुश्किल बोल पा रही थी बेरब से जुमले। महराज का दिल दुखा। उसने खौला को चेहरा हाथों के प्यालों में पकड़ा और उसके आंसू साफ किए। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा खौला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं। उसके बाकी के अल्फाज लबों में ही रह गए जब खौला ने उसका हाथ झटक कर शिद्दत से उठकर उसके पास से थी। कुछ लम्हों में सब हुआ, कुछ लम्हों के लिए वो शर्म हुआ। पहली बार ऐसा किया था खौला ने। वो तो कर भी ऐसा नहीं थी। खौला, उसने बेयकीनी से पुकारा उसे। उसको देखते जख्मी निगाहों से वो वहशतों का करार थी जो इस तकलीफ भरी दुनिया में सुकून का जरिया थी। उसकी जानिब से ऐसा रवैया नहीं हो रहा था बर्दाश्त। समझते क्या है, कभी तलाक की बातें तो कभी फिर पास आकर तकलीफ देना चाहते हैं। मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है महराज? मेरी गलती क्या है? मुझे इस्तेमाल तो कर लिया ना। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे रहूँ? वो रोने के दरमियान
अटक अटक कर बोल रही थी, मगर आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी कि सोए बच्चे जाग जाते। महराज ने उसकी जानिब मुड़ा, खड़ा हुआ। इसके अल्फाज किसी चाबुक की मानिंद रूह को लग रहे थे। मैं जीना चाहती थी, मैं बहुत सा जीना चाहती थी आपके साथ, मगर नहीं, आप तो मुझे छोड़ना चाहते थे शुरू से ही। मैं कोई हैसियत ही नहीं रखती। उसके बाकी के अल्फाज लबों से अदा नहीं हो पाए जब महराज ने बाजू से पकड़कर उसे करीब तर करके सीने से लगाया था। दोनों बाजू उसकी कमर पर बांधे वो मुकम्मल तौर पर इसे अपने हिसार में कैद कर चुका था। बहुत अचानक से, बहुत करीब कर गया था। सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे पता ही न चला वो कब इसे तिलिस्मानी हिसार में कैद हो गई। मगर फिर होश में आते ही शिद्दत मज़ाहमत करने लगी। उसके कंधे पर मुक्के मारते अब वो शिद्दत से रोने लगी। दूर होना चाह रही थी, मगर महराज सख्ती से उसे सीने से लगाए चेहरा झुकाते उसकी गर्दन के पास रखते आंखें मूंद गया था। खौला का मज़ाहमत करता वजूद थम सा गया था। हिचकी रोके सांस भारी होने लगी थी। एक बार हाथ जो उसको मार रहा था वो फिजा में ही साकित हुआ। जब उसको अपनी गर्दन में गीली होती महसूस हुई तो सांसें पल भर को थम गई। वो रो रहा था, मगर ज़रा आवाज़ नहीं आ रही थी। इसने इतनी शिद्दत से उसे पकड़ा हुआ था कि उसे दर्द महसूस हो रहा था, मगर नहीं, ये दर्द कुछ नहीं था जो इस वक्त दिल को महसूस हो रहा था। मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें, बहुत अहमियत रखती हूँ तुम मेरी ज़िंदगी में। तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश हो, आखिरी चाहत हो। तुम मेरी ज़रूरी हो मुझे जीने के लिए खौला। तुम दूर रहोगी तो मुझसे नहीं जिया जाएगा, कब, कैसे, मगर तुम मेरा सब कुछ बन गई। मुझे तब एहसास हुआ जब मुझे लगा तुम मुझे छोड़ जाओगी। मैं कुछ नहीं तुम्हारे बगैर। वो बोल रहा था रुक रुक कर, ठहर ठहर कर। हुनूस उसके सीने में सख्ती से भींचे, उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए वो बहुत कम भारी आवाज़ में बोले जा रहा था। यहाँ खौला को सब रुकता महसूस हुआ। पहली बार उसे इजहार किया, पहली बार वो रोया, पहली बार उसकी गिरफ्त में सख्ती थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, मगर बोलना चाहा कुछ। तुम पास होती हो तो मुझे सुकून रहता है, तुम साथ होती हो तो सब कम भूल जाता हूँ। तुम जीने की वजह लगने लगी हो, तुम मुझे अपनी लगती हो, सिर्फ अपनी। तुम वो वाहिद वजूद हो जिस पर सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेरा हक है। तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारी मोहब्बत का इतना आदी हो गया हूँ कि अब तुम्हारी ये बेरुखी मेरा दिल चीरती है। खौला, मुझसे नहीं होता ना बर्दाश्त। चेहरा गर्दन से उठाया और इसे देखते हुए कहा, मगर वो गिरफ्त उसकी गिरफ्त जू की तो ही थी। खौला को उसके बोलते लब बार बार अपनी पेशानी पे छूते महसूस हुए। उसने आंखें नहीं खोली। वो इस शख्स को रोता नहीं देख सकती थी, कभी भी नहीं। माफ़ कर दो यार, मैंने सिर्फ चाहा था, मगर तुम्हें देखकर मुझसे तो सख्ती नहीं करनी हुई। मैंने कभी तुम्हें झड़का भी नहीं, तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी की, तुम्हें खुश रखना चाहा। कभी भी बदला ये गुस्सा, ये नफ़रत में तुमसे कोई बात ही नहीं की, तुम्हें नहीं लाया। इस सब में पहले मेरी सोच थी कि मैं भी वही सब तुम्हारे साथ करूंगा जो बिलाज ने किया, दिल नशीन के साथ, जो तुम्हारे बाप ने किया। मेरा ख्याल था, मगर नहीं, मुझे तुम में इज्जत लगी, मुझे तुम मासूम लगी। मैं अपनी सोच, अपने सब इरादे बदल दिए। इसका आंसू से तर होता चेहरा हाथों में थमे वो गंभीर मगर कम आवाज़ में बोले जाना था। जब भी खौला ने आंखें खोली, कई आंसू गालों पर बिखरे। इसे महराज को देखा, मगर इसका चेहरा साफ था, कोई आंसू नहीं था। मगर वो तो आंसू बहा भी चुका था, वो इन्हें छुपा भी चुका था। इसको अब भी अपनी गर्दन और इसके पास से शर्ट गीली लगी। वो रोया ज़रूर था, उसकी बातें वो रूह फूक रही थी, वजूद में जा निकलनी चाह रही थी। दिलनशीन वाली बात पर इसे शिद्दत हैरत भी हुई। दिलनशीन और बिलाज का क्या कनेक्शन, मगर चुप ही रही। कई लम्हे वो एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे, मगर महराज ही होश में आया। झुक कर शिद्दत से उसकी पेशानी को छुआ, गालों पर लब रखे, आंखें बंद की थी। इस वहशत ज़दा दुनिया में सुकून का लम्हा फ़कत तुम हो। धीरे से बोलते उसको देखा, वो भी उसे ही देख रही थी नम आंखों से। खाना खाओ अब, कल हम वापस जा रहे हैं, ठीक है ना? और मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, देखना तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हम साथ रहेंगे, मैं, तुम्हें और हमारे बच्चे। इसका हाथ थाम कर बेड पर बिठाते वो नरमी से कह रहा था, मुँह खोलो। ट्रे पास रखे निवाला बनाकर उसकी जानिब किया। पहले इसने नहीं खोला, मगर फिर खोल दिया था। एक निवाला इसने खाने के बाद अब वो खुद खा रही थी खामोशी से, और महराज इसे शुरू से लेकर आखिर तक सब बता रहा था। वो सब सच था, मगर नाकाबिले यकीन सच, मगर वो सुन रही थी। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। उजाला दिलनशीन से मिली थी और वो बच्ची बहुत खुश थी। दिलनशीन के लिए फुप्पू बनने की खुशी एक तरफ, खाला बनकर वो हवाओं में उड़ रही थी। आज वो सब हैदर हवेली में आए हुए थे। सोहा और परी भी आए हुए थे। बिलाज और दिलनशीन के अलावा सब वहाँ थे। लाउंज में इस वक्त काफ़ी लोगों के होने के बावजूद गहरी खामोशी छाई हुई थी। कब्रिस्तान की सी खामोशी। एक 20
1.5 साल 2 पोनियों वाली सोहा थी जो बार बार किसी न किसी को छेड़ती और खुद ही जोर से हंस देती। बाकी सब खामोश थे, सभी साकित थे, शल थे। खुद महराज जानते थे सब, मगर इस वक्त भी वो शल से हुए थे, हैरत से। एक बहाश था जो सर्द निगाहों से उजाला को देख रहा था, जो अब जाकर खामोश हुई थी कहीं जाकर। इसका हाथ अभी अपनी पैंट की पॉकेट की जानिब गया था कि वो दोबारा बोल उठी, बड़े बाबा आप प्लीज़ वहाँ से इनका मोबाइल भी ले लें, वो अभी बिलाज लाला को कॉल करके बता देंगे। और बिलाज वहीं से ना छुपा दे दिल नशीन को कि नकियों से वहाज को देखते हुए बोली थी हैदर खान से। आज जब से इकट्ठे हुए तो इसने सबको बिलाज के कारनामे के बारे में बताया, ये भी कि वो मिलती रही थी दिल नशीन से, एक एक बात सबको बता दिया। बस एक बच्ची के बारे में नहीं बताया था और सब बता चुकी थी, बस एक बच्ची के बारे में नहीं बताया। वो ये काम पहले ही करना चाहती थी, मगर वो जानती थी कि बच्चे की पैदाइश के वक्त बाप का होना लाजमी होगा, और वो नहीं चाहती थी कि एक बार फिर बिलाज को मौका मिले उसके पास जाने का। वो तो चाहती थी कि अब बस वो इनके साथ ही रहें, और बिलाज और अब क्या करता इसे फिक्र नहीं थी, क्यों वो सबको बता चुकी थी। दादी जान, हानिया बेगम और हैदर खान को तो गुस्से से बुरा हाल था। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि बिलाज ऐसा भी कर सकता है। खौला और महराज को यकीन नहीं आ रहा था कि उजाला दिल नशीन से मिलती रही। मोमिन, परी और फौजिया बेगम हैरान परेशान सी देख रही थी सबको। वहाज ने खुनख्वार निगाहों से उस छोटे पैकेट को देखा। ओ, सच में बताना चाह रहा था बिलाज को कि खैर मनाए, मगर नहीं, इसे तो भूल भी गया था कि वो बिलाज के निकाह में गया था, या फिर शायद इसे याद ही नहीं था। वो याद करना नहीं चाहता था। जब इलाज ने खुद कभी बात ही नहीं की दोबारा, तो वो क्या करता। अभी सब बातें सुनकर उसे यकीन नहीं आया, मगर उजाला सबूत के तौर पर कई फोटोज दिखा चुकी थी सबको। वहां हैदर खान ने पुकारा इंतहाई जब्त से, मैं कोई कॉल नहीं, वहां मोबाइल अपनी माँ को हवाले करो। सर सपाट लहजा, चारों न चार वो मोबाइल हानिया बेगम को पकड़ा चुका था। मोमिन, जाकर ड्राइवर से कहो हम अभी जा रहे हैं शहर, और खबरदार जो किसी ने उसे बताने की कोशिश की, सर्द आवाज में कहते वो उठ खड़े हुए। मोमी ने सोहा को उठाकर परी के गोद में बिठाया और खुद बाहर की जानिब बढ़ा। खौला अलग परेशान थी, महराज उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था कि आज दिल नशीन इनको मिल जाती। हानिया बेगम और फौजिया बेगम जाने की तैयारी करने लगी। सब एक एक करके उठ गए, बस वही चार रह गए। वहां जिसे देखकर गम घूर ज्यादा ही रहा था, जो अब काफी परसुकून सी हुई इनकी बातों का जवाब दे रही थी। बस एक बार मिल जाओ तुम मुझे जरा अकेली, उसे दिल में सोचा। इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख कर ही बेशक ब्लाज ने गलत किया, मगर इस पर यकीन करके मिलने दिया। और इसी ने अपने सरमई रंग के घेरदार फ्रॉक को संभालती वो एक हाथ में कुछ कपड़े पकड़े ऊपर आ रही थी। सुनहरी बाल पुष्प पर बिखरे हुए थे और चेहरा खुशी से दमक रहा था। सीढ़ियों से ऊपर आते वो अभी खौला के कमरे की जानिब बढ़ रही थी कि अचानक ही वहाज ने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कमरे से लाते दरवाजा बंद कर दिया। बहुत बहुत अचानक से कि संभल ही ना सकी, वो समझ ही ना सकी। और जब वो समझी तो एकदम से डर गई। वो इसे कुछ फासले पर खड़ा इसे घूर रहा था। ये क्या बदतमीजी है वहाज, दरवाजा क्यों बंद किया है, और ये क्यों मुझे अंदर लाए हो। पल में संभलते अब वो इसको देखते हुए बोली, और साथ ही दरवाजे की जानिब जाना चाहा, मगर वो सामने आ गया। वाइट शर्ट, ब्लू पैंट, बाजुओं को कोहनियों तक फोल्ड किए, बाल जेल से सेट, वर्जी सी लंबा चौड़ा वजूद। से डर लगा। नीचे क्या करके आई हूँ हाँ। वो बदतमीजी नहीं किया, वो चबा चबा कर बोली। वजी चेहरा सपाट था, रगे तनी हुई थी, वाजे हो रही थी। और जो आपका भाई 2 साल से करता रहा वो क्या, इसका कोई हिसाब नहीं है क्या। अब पता चलेगा, सब सामने है। अच्छा बस, वो टोक चुका था उसे हाथ उठाकर। बीवी थी उसकी, जो मर्जी उसकी, तुमने अच्छा नहीं किया ये, और मुझे क्यों घसीटा। हाँ, मैं कौन सा उसे बताने वाला था। 2 कदम आगे होते वो सिलकती निगाहों से उसे देखते हुए कह रहा था। उसको पास आता देखकर वो एकदम घबराई, जल्दी से बाहर निकलना चाहा, मगर वो बाजू थामते उसे अपने करीब कर गया था। उसका दिल एकदम से जोर से गूंजा, सांसें मुंतशिर हुई। इसने मजामत करनी चाही थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया उजाला बीबी। उसके चेहरे के पास झुके वो बोला। इतना पास आ जाने के बाद बोलते हुए इसका अपना लहजा बदला, कुछ गंभीर सा हुआ। बेबाक निगाहें इसके चेहरे का तवाइफ कर रही थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, अब दूर हटिए, वरना वरना उसके बात काटते उसने पूछा। हाथ उठाकर उसको गाल को नरमी से छुआ। वो तड़प ही गई थी। अब आप हद से बढ़ रहे हैं वहाज। वो रो देने को हुई, कंधे पर हाथ रखते दूर करना चाहा। हद से भी बढ़ूं, मगर अभी नहीं। उसने हाथ पीछे कर लिया और फिर इसके कान के पास झुका, इतना कि इसके लबों ने उजाला के कान को छू लिया। सुना है तुम्हें मेरा नाम किया जा रहा है, और तुम्हें कोई एतराज भी नहीं है क्या। सच में ऐसा कोई सच है। गंभीर बोझल लहजा उजाला को
उसकी सांसों की तपिश से कान के पास गर्दन झुलसता महसूस हुआ। दाढ़ी की चुभन गालों पर हो रही थी। पूरी कुव्वत लगाकर इसे दूर करते वो दरवाजे की तरफ भागी, मगर थोड़े आगे जाकर रुक गई। वहां जिन्हें उसका दुपट्टा पकड़ा हुआ था। मेरे नाम खुद को करने से पहले सोच लेना एक बार। दोबारा मेरी मलकियत में आई हर चीज़, हर इंसान को मेरी जुनूनी तबीयत, मेरी शिद्दत पसंदी सहनी होती है। वो चलकर उसके पास आया। दुपट्टा भी पकड़ा हुआ था। मैं साया बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी चीज़ पर, किसी दूसरे का भी। तुम मेरी हुई तो बस मेरी, समझी ना? उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखते हुए कह रहा था। गले में कांटे से उभरे उसके चेहरे को देखकर, गुलाबी लब, भरे भरे गाल, इसका दिल शिद्दत से धड़का गए। जी, वो जल्दी से बोली। वहाज ने उसका दुपट्टा छोड़ दिया और वो सेकंड से ही पहले निकली थी बाहर। वो कई पल खड़ा देखता रहा। दिलनशीन, सुनहरी किधर हो? वो पुकारते हुए अंदर आया तो बेड पर बैठी दिलनशीन के हाथ से बेबी पाउडर की बोतल गिरी थी। वो एकदम शदीद घबरा गई। सफ़ेद फ्रॉक में मबलूस सुनहरे घुंघराले बालों को एक जानिब से पिन लगाकर पीछे किया हुआ था, जबकि बाकी सारे खुले थे। हल्का मेकअप, वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, हमेशा की तरह। बिलाज ने उसे और फिर अपनी बेटी को देखा, जिसने सिर्फ नेपी पहनी हुई थी। इसे शिद्दत गुस्सा आया। क्या कर रही हो? इतनी इतनी देर से खुला छोड़ोगी? हाँ, बीमार करवाना है क्या? कंबल दो मुझे। इसके पास आते वो संजीदगी से कह रहा था। साथ ही बेबी कंफर्टर मांगा, जो दिलनशीन ने बौखलाते हुए पकड़ा दिया। जब देखो तुम इसके कपड़े बदलवा रही होती हो या कभी कंबल चेंज। दिलनशीन ये अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, इसको ज़रा सी भी सर्दी लग गई तो वो बीमार हो जाएगी। उसको कंबल से लपेटते वो नरमी से बोला था। तो किसने कहा था अभी बच्चों को मैं कैसे संभालूं? मुझे समझ ही नहीं आती। निगाहें चुराते अब वो बेबी के कपड़े उठा रही थी। बिलाज ने गौर से उसे देखा। ये तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बच्ची को काट में लिटाते वो अब इसकी तरफ मुड़ा था, जो सच में घबराई हुई थी। काट में डाल दिया उसे। कपड़े पहने ही नहीं, ऐसे नहीं होगी बीमार। हटिए, जाइए बाहर। उसकी बात को नज़रअंदाज करते वो बिना उसे देखे बोल रही थी। काट की जानी पाते बच्ची को वापस उठाना चाहा, मगर बिलाज ने पहले ही बाजू से पकड़ते करीब किया। यकीनन आप जनाब ने कोई कारनामा सर अंजाम दिया है ना? शहादत की उंगली से बाल के कान के पीछे करते वो नरमी मगर सिलकते लहजे में कह रहा था। दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखे इसे दूर होने से रोक चुका था। दिलनशीन ने लब दर्द किए, दिल जोर से धड़क रहा था। रंगे सफ़ेद होती जा रही थी साफ। मैंने कुछ नहीं किया। सर झुकाए वो धीरे से बोली। एक बार भी उसको नहीं देखा। दिलनशीन, खुद बताओ तो कुछ भी नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं, जो भी किया हो। मगर अगर नहीं बताया तो माफ़ी नहीं मिलेगी। इसके हाथ अब सरकता हुआ लबों के पास आ गया था। नहीं किया मैंने कुछ भी। मैं तो कब की इधर ही हूँ। वो साबका लहजे वो पोजीशन में बोली। ना उसे देखा ना लहजा बदला। उसकी थोड़ी को उंगली से ऊपर करते उसको देखा। दिलनशीन ने भी उसे देखा। इस पल दोनों चेहरे इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। ऊपर से करीब वजूद से उड़ती दिल फरेब महक फसूस सतारी हुआ। बिलाज ने बेसाख्ता ही कमर पर गिरफ्त सख्त करते इसे और करीब किया। सिंहा निगाहें जब शायद बोझल होने लगी, वहीं शहद रंग आंखों में भी कुछ खौफ व हुनूस कायम था। एकदम खींचने के बाद वो इसके इंतहाई करीब हो गई। इसके कंधे पर हाथ रखे वो अब इसकी ब्लू कॉटन की कमीज के बटनों को देख रही थी। बिलाज ने झुककर इसके गाल पर लब रखे। इस पल निगाहें उसकी आंखों पर थी। दिलनशीन का चेहरा शदीद सुर्ख हुआ। वो लबों को बाहम पियस कर गई, सख्ती से तनफ्फुस भी करने लगी। पेशानी वो नरम, गर्दन नम हुई। हुनूस उसे देखते हुए दूसरे गाल पर अब के शिद्दत से लब रखे वो आंखें बंद कर गई। पाँव थोड़े उठाए हुए थे जब इस तक पहुंच रही थी। तुमने क्या किया है सुनहरी, जो इतना खौफ है कि मेरी ना काबिले बर्दाश्त करीब भी तुम्हें कबूल है? इसके नम लबों को अंगूठे से छूते वो इसको देखते हुए कह रहा था। इसे हैरत हुई थी। वो तो 2 मिनट पहले उसके करीब हो जाने पर शायद मजामत करती। अभी इसे खामोशी कुछ हजम नहीं हो रही थी। वो तो मैं नहीं, इसे कुछ भी नहीं बन पाया। अब दूर होना चाहा। अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर इससे पहले बिलाज जान चुका था। अब मेरे दिल को बहका कर कहाँ दूर हो रही हूँ? हाँ, वो तो मैं देख लूँगा क्या क्या किया है तुमने, और फिर सज़ा के लिए तैयार रहना। कमर पर गिरफ्त सख्त करते वो गंभीर आवाज़ में कह रहा था। मजामत करती वो एक बार नफ़ी में सर हिला रही थी। उसे शदीद इंतज़ार था कुछ लम्हे बीत जाने का। मुझे तुम्हारे होठ बहुत पसंद है, जिन्हें तुम मुझसे दूर रखती हो। इंतहाई बेबाक वो बोझल लहजे में गहरी बेबाक निगाहें, साथ ही झुककर नरमी से उसके होठों को छूना चाहा, मगर वो दोबारा चेहरा मोड़ गई। तुम में सिर्फ इतना गरीज है जिससे मुझसे नफरत है।
गालों पर अपना गाल मिस करते वो साहब लहजे में बोला। आज काफ़ी दिनों बाद इसका दिल शिद्दत से तलब कर रहा था उसकी, दिल कर रहा था उसकी ज़ात में गुम हो जाए, दिल कर रहा था आज उसके साथ बहुत सा वक्त बिताए, उसे सुने, उसे सुनाए, अपनी बेटी के बारे में बात करे, बस बहुत सी बातें करें। आपको मुझसे भी नफरत ही है। मजामत तर्क करते वो अब इसी तरफ खड़ी हो गई, पाँव वापस सही से टिका दिए ज़मीन पर। अब कुछ छोटी लगी उससे। हाँ हाँ, ऐसा है क्या? तो फिर अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए तो? शहरक को छूते वो दिल फरेबी से बोला। तो आप फिर भी ऐसे ही रहेंगे? और अब मुझे नहीं रहना आपके साथ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। इसे महसूस हुआ कमर पर और शहरक पर गिरफ्त सख्त हुई थी। फिर करते रहना मोहब्बत, मैं तो वापस नहीं आऊंगी यहाँ। और इसे नहीं देख रही थी मगर जान पा रही थी कि उसकी सी आंखों में इस वक्त शदीद वहशत छा गई थी। अपनी बेटी को भी ले जाऊंगी, फिर समझ में आएगा आपकी। मगर इसने अपनी पूरी बात की। इतना कुछ सोचे बैठी हूँ, मुझे खबर ही नहीं होनी थी। आवाज़ नरम और सर तरीन लहजा, इंतहाई सख्त गिरफ्त। इसकी सीहा आंखों में वहशत थी, कनपट्टी की रगें तनी हुई वाज़ेह हो रही थी। मुझसे दूर जाना चाह रही हो ना? मगर मेरा दिल तो तुम्हें चाह रहा है। हाथों के बेबाक लम्स पर उसने दूर होना चाहा। ऊपर से उसकी सर्द आवाज़, इसे डर लग रहा था, बहुत डर। मैं सोच रहा हूँ आज शाम सिर्फ तुम्हारे नाम। हाँ, कैसा है? तुम में तन्हाई। सोच रहा हूँ कि दूर जाने की बातें तुम्हारे जहन से निकल ही रही है तो इस वजह से कि तुमने मेरा वहशीपन देखा ही नहीं है। तुमने मेरा जितना सफाक रूप देखा है वो कुछ नहीं है सुनहरी। तुम बस आज रहो मेरे पास, बल्कि तुम्हें रहना पड़ेगा ताकि मैं हुस्न जाना को कुछ अलग अंदाज में खैराश तो बख्शूं। हाँ, सर्द जुनूनी लहजा। दिलनशीन का वजूद पसीने में तर हुआ। इसे बिलाज से डर लगा, शदीद डर। आज से पहले उसकी निगाहों में इतनी वहशत कभी ना थी, न गिरफ्त में सख्ती। वो करीब होते हुए जा रहा था। दिलनशीन मजामत कर रही थी। आज इसे गिरफ्त में नरमी हरगिज भी नहीं थी। जब तक तुम्हारे बुलाए तुम्हारे सक्के यहाँ पहुँचेंगे तब तक तुम जाने के काबिल नहीं रहोगी। तुम पर मैं खुद की ज़ात को यूँ नुमाया करूँगा कि तुम चाह कर भी नहीं जा पाओगी मुझसे दूर। मैंने तो आज शाम की बहुत सारा खूबसूरत अंदाज में जीनी चाहिए थी तुम्हारे साथ। तुम्हारी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए तुम्हें आज मातबर करना चाहता था, अपनी बेटी और तुम्हारे साथ ये शाम गुजारना चाहता था। मगर चलो, मेरा दिल अब इसी पर खुश है। उसके चेहरे को नकुश को बेरहमी से छूते वो सर्द आवाज़ में कह रहा था, नहीं बिलाज, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बिलाज, प्लीज़। वो रो रही थी शिद्दत से। क्या होता जो चुप रहती, जब जानती भी थी कि वो कैसा इंसान था? नहीं जाना? मुझे बताने दो ना कि किसकी हो तुम। गर्दन से लब सरकते लगे तो दिलनशीन ने उसके कंधे पर रखते हाथ उसे दूर करना चाहा। मुझे खुद से नफरत करने पर मजबूर ना करें। अगर आज मुझे नहीं छोड़ा तो मेरे पास आपको देने की ज़रूरत नफरत होगी बिलाज। इसे मज़ाहमत तर्क करते उसे बेबसी से कहा। वो रुक गया था। गर्दन पर दिए जख्म पर लब रखे नरमी से आंखों से वहशत जाती रही और नरमी आ गई। चेहरा उठाकर उसे देखा। क्यों बुलाया है यहाँ सबको? हाँ, मना नहीं किया था मैंने। चेहरे से आंसू साफ करते वो सर्द लहजे में कह रहा था। दिलनशीन ने सुख का सांस लिया। वो आप महराज लाला के पास नहीं जाने दे रहे थे ना, तभी उजाला को मैंने कहा कि सबको बता दो ताकि मुझे यहाँ से ले जाए। इसे डरते हुए पूरी बात की, चेहरा झुका हुआ था। बिलाश खामोशी से उसे देख रहा था। मैंने ये कहा था कि तुम मुझे छोड़कर वहाँ नहीं जा सकती, तो मैं अगर मिलने जाना था तो बता देती। ये तो अच्छा ना किया तुमने। अब सब यहाँ आ जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता। दिलनशीन ने उसे देखा। नरम मगर सर्द आवाज़ में कह रहा था, चेहरा बिल्कुल संजीदा था। मगर मुझे तो जाना है। वो कहने से बाज ना आई। कब तक जाना है? वैसे 2-3 लगाना चाह रहा था मगर कमर पर गिरफ्त नरम कर गया। दिल अब वैसा नहीं रहा था। अब इसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, वरना इसने जो किया उसकी सज़ा तो न जाने वो क्या देता। वो सब खुद सही करना चाहता था मगर वो पहले ही बता चुकी थी सबको। अब किस किस को क्या क्या बताता। इसे शदीद गुस्सा आ रहा था और एक डर भी था कि दिल में कहीं हमेशा के। बिलाज ने झुककर बहुत अचानक से उसके लबों को छुआ और फिर शहादत की उंगली रखते से बाज रखा। आगे बोलने से दोनों का दिल एक पल के लिए दर्द फरेब लम्स पर शिद्दत से धड़का। धड़कने मुंतशिर हुई। बिलाज की निगाहों में सुर्खी दर आई। अब वो इन्हें लबों को देख रहा था जिन्हें वो सख्ती से भींच चुकी थी। ऐसा सोचना भी ना, मैं अपनी कोई चीज़ नहीं छोड़ता हूँ, फिर बीवी हो और बच्ची। तुम ये सोच निकाल दो खुद ही दिमाग से जाना, वरना मैं सब कर सकता हूँ और मुझे पता है तुम मेरा वहशी होना नहीं सह सकती। इतना दूर ले जाऊंगा कि इन हवाओं को भी तरस जाओगी। माथे पर शिद्दत से छूते उसने सपाट लहजे में कहा तो दिलनशीन ने शिकवा के ना निगाहों से उसे देखा था। आपको मुझ पे तरस नहीं आएगा? उसे सदमा पहुंचा था और डर भी लगा। वो तो यही सोचे हुई थी
तुम्हारे मामले में कुछ नरम हो रहा हूँ। यह हरगिज़ भी नहीं समझना कि मैं पल बदल रहा हूँ। ठीक है ना? याद रखना, मैंने हमेशा ऐसा ही रहना है। अगर तुम मेरे साथ रहने का सोच लो दिल से, दिमाग से, बस मुझे चाहो तो मैं ये दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत बना दूंगा। मैं तुम हमारी बेटी बहुत अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे। हुस्न जाना सी हुसीन। मगर अगर तुमने मुझे छोड़ना चाहा तो मुझसे भी बुरा पाओगी, समझ रही हो ना? अब के लहजा कुछ बदला था, हसरत लिए हुए था, ख्वाब पिरोते हुए थे। वो भी तो चाहता था कि एक परसुकून जिंदगी, जहाँ वो और दिलनशीन हो, जहाँ उनकी औलाद हो, जहाँ खुशियाँ हो, जहाँ कोई लड़ाई झगड़े ना हो। वो भी तो चाहता था कि वो चाहे जाए, कभी कहा नहीं। क्यों इस अन्ना के मारे के लिए अपने जज्बात किसी के सामने खोल कर रखने मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल। इसके दिल में डर था, ठुकराए जाने का डर। अगर वो सब बोल देता उसके बाद भी, अगर वो ना मानती इसे दिल से मानने के लिए तो। मगर वो तो मेरी बेटी है ना। वो सारा फंसू पल में टूटा। इस मौके पर भी ये बात कहनी इसे शिद्दत तशद्दुद आया। तो फिर मेरी किधर है? हाँ, वो चबा चबा कर बोला। आपको पता होगा, इसने बेफिक्री से कहते दूर होना चाहा। ठीक है, वो तुम्हारी है ना? उसने चेहरा हाथों के प्यालों में थामा। दिलनशीन ने एक पल से भी पहले सर हाँ में हिलाया था। तो फिर ठीक है, मुझे भी एक बेटी चाहिए, इसी जैसी। हम ठीक है ना? हम आज ही अपना मतलब मेरा बेबी प्लान करते हैं, गहरे बेबाक लहजे में कहते हैं। उसके चेहरे पर झुकना चाहा था। नहीं नहीं, वो तो है ना आपकी, थोड़ी सी आपकी भी है। घबरा कर कहते वो से दूर हुई। चेहरा शदीद सुर्ख हुआ, धड़कनें मुंतशिर थी। उफ, बेबाक शख्स। अब कहो तुम कि तुम्हारी मेरी बेटी नहीं है। वह महफूज हुआ। अभी तो पल हुए ही थे कि अचानक कमरा नॉक हुआ। इसे मुड़कर सपाट चेहरे से देखा। जब तक वो कमरे में होता तब तक किसी को कमरे में आने की इजाज़त नहीं थी। मगर सर, वो आपकी फैमिली, आपके घर वाले आए हैं सर, मैरी ने बौखलाते हुए कहा। दिलनशीन ने जल्दी से जाना चाहा, मगर वो इसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मैरी को इशारा करते जाने को कहा और दिलनशीन की जानिब मुड़ा। तुम कहीं नहीं जाओगी सुनहरी, नहीं जाओगी। गई तो मुझसे बचकर बताना फिर, वो सपाट लहजे में कह रहा था। दिलनशीन नहीं सुन रही थी। वो इसकी गिरफ्त से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। दिल जोरों से धड़क रहा था। सब कुछ फासले पर था। इससे और सब्र करना नामुमकिन हो रहा था। वो जाना चाह रही थी। इसे नहीं महसूस हो रहा कि वो बार बार इसके चेहरे के नकुश को छू रहा था, दीवानों की तरह। मगर वो नहीं देख रही थी। इसे बस जाना था अपनी बेटी को लेकर। नीचे से हैदर खान ऊंची आवाज में उसे पुकार रहे थे। जब इसे कई कदमों की चाप काफी करीब सुनाई दी तब वो दूर हुआ दिलनशीन से, और अब वो बच्ची को उठा रही थी जब दरवाजा बिना नॉक हुए खुला। दिलनशीन, मेरी बच्ची, जमीला बेगम ने तड़प कर कहते उसके पास आते उसे शदीद से भींचा था खुद में। और दिलनशीन वो रो रही थी। आज 2 साल 3 महीने बाद इन्हें देखकर, इन्हें महसूस हो करके वो तड़प गई थी। इन मेहरबान लम्स को महसूस करने के लिए बच्ची को इसने उठाया हुआ था। हानिया बेगम ने एक नज़र उस खूबसूरत लड़की को देखा और फिर बिलाज को, जो बिना इन्हें देखे अब नीचे की किए जा रहा था, जहाँ हैदर खान उसे पुकारे जा रहे थे। इसकी उम्मीद के ऐन मुताबिक पूरा खानदान आया हुआ था। इसे शायद कौफत हुई। वो महराज को देखकर तो शदीद गुस्सा आया, जो खुद खून ख्वार निगाहों से उसे देख रहा था, जिसे बस ना चल रहा हो आकर मुंह तोड़ दे। अब तो ये डर भी नहीं था कि वो इसे दूर कर सकता है। मगर न जाने हैदर खान क्या कर लाए थे कि वो खामोश था। उजाला को देखा शिकवा किनारे निगाहों से, जिसने हयात को उठाया हुआ था। इसके देखते ही वो चेहरा झुका गई। खौला इसे ही देख रही थी, बेयकीनी से, दुख से। मोमिन इसे और परी को दादी जबरदस्ती ले आई। इनका कहना था कि सब देखे बिलाज के कारनामे को। परी सोहा को टिकाने की कोशिश में थी, जो आसपास से उठना चाह रही थी। मोमिन बेजार सा बैठा हुआ था। वहाज को इसने देखा। गुस्से से जवाबन वो बेचारगी से कंधे उचका गया। अभी से मोबाइल मिल गया था, मगर क्या फायदा। दादी शदीद दुख से अपने बड़े पोते को देख रही थी। फौजिया बेगम आई ही नहीं। ये तरबियत की गई थी हम तुम्हारी, जो तुम दूसरों की बेटियों को घर से उठाकर ले जाओ। हाँ बोलो बरखुरदार। हैदर को जानने को कोई 4थी बार कहा था, तुम अपने ही खानदान की लड़कियों को उठाकर लाओगे। शर्म बेच खाई है क्या? उनका बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़े अपने बेटे का मुंह लाल करें। कौन से खानदान की, कौन सी बेटी? दोनों बाजू सीने पर बांधे खड़े उसने सपाट लहजे में कहा था। अब तुम ये कहने की कोशिश ना करना कि तुम नहीं जानते, महराज ने चबा चबा कर कहा था। रंगत इंतहाई सुर्ख पड़ रही थी, रगें तनी हुई थी। वो बार बार ऊपर भी देख रहा था। क्यों नहीं आ रही थी वो? उजाला ने जाना चाहा, मगर खौला ने उसे अपने पास बिठा दिया था। इसे खुद को डर लग रहा था। मैं बिल्कुल जानता था कि जिसको मैं अपने साथ ला रहा हूँ वो लड़की मेरी निकाह में है, मेरी बीवी है। इससे ज्यादा मुझे और क्या वजह चाहिए हो सकती है? वही सर्द वो सपाट लहजा।
तेरी, उसकी जानिब बढ़ते अभी इसका गिरबान पकड़ता ही कि उसे आवाज़ आई सीढ़ियों से नीचे आने की। वो उसके साथ सभी की निगाहें उसकी तरफ गई। खौला और मोमिन, वाहज, परी चारों से देख रहे थे। कुछ हैरत से ही उजाला मुस्कुरा रही थी। महराज का दिल थमा। अपनी बहन को सही सलामत 2 साल बाद देखकर उसकी आंखें नम हुई। दादी मुश्किल खड़ी हुई थी। हैदर खान भी खड़े हो गए थे। उसको भाड़ में झोंकते वो दिलनशीन की जानिब बढ़ा और इसे सीने से लगाया। वो भी सबको देखकर अब खुशी से रोने लगी थी। महराज के सीने से लगी वो शिद्दत से रो रही थी। इतने अरसे बाद वो मिला। बाप सा भाई, वो जिसे सारी तकलीफें भूल गई। लाला, मैंने बहुत याद किया। चेहरा कुछ ऊपर उठाए वो रोते हुए बोली, बस अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं ले जाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना? रो नहीं, बस अब सब ठीक होगा, हम फिर से साथ रहेंगे। उसके चेहरे से आंसू साफ करते वो मोहब्बत से बोल रहा था। दिल को गहरा सुकून मिला इसे सही सलामत देखकर। हमें भी मिलने दो हमारी पोती से। दादी स्टिक के सहारे चलते इसके पास आते हुए बोली। दिलनशीन ने महराज को देखा। इसे नहीं मिलना था मगर फिर भी इनके गले भी मिली। हैदर खान ने आगे बढ़ते इसके सिर पे हाथ रखा। परी और खौला सब एंड में मिली। वहाज और मोमिन सर को हिलाते बस सलाम किया था। वो सबसे मिल रही थी। ये सब में किसी की निगाह जमीला बेगम ने उठाई। बच्ची की जानिब नहीं गई तो सब नज़रअंदाज कर गए थे। बहुत खूब बेटे, बहुत खूब। हानिया बेगम ने कब से खामोश खड़े बिलाज को देखते हुए कहा, बस ठीक है, मैं इसको अब यहाँ से लेकर जाऊंगा। ये अब जरा इधर। और उस शख्स, उसने बिलाज की जानिब इशारा किया, उस शख्स के साथ नहीं रहेगी। उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाए वो दो टोक लहजे में बोला। बिलाज हंसा। तंजिया बीवी है मेरी, मेरी इजाज़त के बगैर एक कदम नहीं उठाएगी ये। बिना बाप दादी के घुरियों की परवाह किए वो सर्द लहजे में कह रहा था, अच्छा, मुझे कोई रोक कर बताए, ये भी ही जाएगी मेरे साथ, समझा तू? उजाला खौला, उसने उजाला खौला को देखा। हम लोग अभी किधर निकल रहे हैं? हाँ, मेरी बीवी यहाँ से नहीं जाएगी। उसे आगे बढ़कर दिलनशीन को अपने पास करना चाहा मगर वो और दूर हो गई। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो क्या? हाँ, तू कमीना मेरे सामने खड़े होकर मेरी बहन को धमकियां दे रहा है। दिलनशीन को छोड़ते उसने तेज में आगे बढ़ते उसके गिरबान से पकड़कर गिराते हुए कहा, तेरी बहन से पहले बीवी है मेरी और मेरे हुक्म। इसकी बात बीच में रह गई जब अचानक ही महराज ने पूरी शिद्दत से मुक्का उसके मुंह पे मारा। इतनी शिद्दत से कि वो एक कदम पीछे हुआ बेसाख्ता। तू देगा धमकी? हाँ। दूसरा मुक्का भी पूरी शिद्दत से मारा था। तू जब चाहेगा जो चाहेगा करेगा, बहुत गुरूर है तुझे। हाँ। तीसरा मुक्का और फिर उसे पीछे और धक्का दिया। उजाला, परी, खौला मुंह पर हाथ रख के खौफ से उसे देख रहे थे। मोमिन और वहाज ने उठकर रोकना चाहा मगर हैदर खान ने मना कर दिया। हानिया बेगम का दिल दहला। दादी भी चुप थी। महराज सही था अपनी जगह। दिलनशीन ने सिसकियों का गला घोंटते बच्ची को जल्दी से जमीला बेगम से लिया और सीने में भींचा सख्ती से। तू मेरी बहन का शौहर, इसका मुहाफिज है, इसलिए तुझे छोड़ दिया, वरना गिरेबान तक आते हाथ सही वापस नहीं जाते। अंगूठी की मदद से लबों के पास से खून साफ करते वो सर्द लहजे में बोला। अंदर एक वहशत बर्पा हो गई। इतने लोगों में इतनी बेइज्जती, इसका दिमाग खोलने लगा था। महराज ने खून छलकती निगाहों से इसे देखते एक बार फिर उसके गिरबान पकड़ा। वो दोनों मद्दे मुकाबिल खड़े हुए सर्द सपाट निगाहों से सुर्ख होते चेहरे, तनी हुई रगें, बिगड़ा तनफुस लिए एक दूसरे को देख रहे थे। अब की बार भी किसी ने महराज को नहीं रोका। खौला ने चाहा कि रोके मगर लब भींच गई। दिलनशीन का दिल सूखे पत्ते की मानींद फड़फड़ा रहा था। बच्ची पर गिरफ्त सख्त होती गई। इसे अब डर लग रहा था बिलाज से। अगर वो इसके हत्थे चढ़ जाती तो इसने तो नहीं छोड़ना था। अब की बार उसे, साले, तो इस काबिल ही नहीं है कि तुझे मैं अपनी बहन का मुहाफिज कह सकूं। चुपता हुआ लहजा था। बिलाज की निगाहें साकित हुई। दिलनशीन की धड़कनें मुंतशिर। वो बात महराज ने तो किसी और अंदाज में कही मगर वो दोनों साकित जरूर हुए। बिलाज ने झटके से उसे दूर किया और मुक्का बनाकर इसको मारना चाहा मगर रुक गया। फिर, लाला नहीं, प्लीज। खौला की आवाज़ वो बल में पहला बिलाज के सामने आई, इतनी जल्दी कि उससे लग सकती थी मगर वो फिर भी आई। बिलाज का हाथ उठा ही रह गया। खौला, तुम जाओ, तुम हटो, महराज ने सपाट लहजे में कहा। इसे एकाक न भाया। खौला का आना, वो मर्दों की लड़ाई इन्हीं तक रखना चाहता था। अब प्लीज़। उसकी बात नज़रअंदाज करते खौला ने बिलाज को हाथ नीचे किया। शदीद जब्त से वो चेहरे पर हाथ फेर कर रह गया। बिलाज खान, तुम अभी इसी वक्त मेरी बहन को आज़ाद करोगे? इस नाम नेहाद रिश्ते से यूं किसी को कैद करके रिश्ते नहीं बनते। खौला को हाथ से साइड पर करते वो संजीदगी से बोला था। सबने हैरत से महराज को देखा। इतनी जल्दी? इतना बड़ा फैसला कोई भी नहीं करना चाहता था। महराज, हम बैठकर बात
हैदर खान ने कुछ कहना चाहा। बिलाज की निगाहें दिलनशीन पर पड़ी और फिर वो दिल फरीबी से मुस्कुराया। तुम्हारी बहन अकेली नहीं है साले साहब, मेरी बेटी की माँ है, उसके पास मेरी बेटी है। दिल फरीबी से कहता वो सबको शौक कर गया था। महराज झटके से मुड़ा। वो दिलनशीन को देखा। सिर्फ इसी ने ही नहीं, सब दिलनशीन को देख रहे थे, हैरत से जो चेहरा झुका गई थी। तूने? महराज से कुछ पल तो कुछ बोला ही ना गया। चेहरे पर हाथ फेरते इसने खुद को नॉर्मल करना चाहा। यूं लग रहा था कोई नस फट जाएगी, मगर नहीं, उसे हमेशा की तरह सहना था। हाँ, इतनी छोटी बच्ची, तुझे शर्म नहीं आई? हाँ बोल। दादी का भी सदमे से बुरा हाल था। दिलनशीन बड़ी थी खौला से, मगर यूं अचानक ऐसी खबर कोई भी हजम नहीं कर पा रहा था। क्या छोटी हैं? 22 की तो है, होने वाली है, वो ढिठाई से बोला, मगर महराज को देखते मुसलसल मुस्कुरा रहा था, ना जाने क्यों। हैदर खान ने दिलनशीन से बच्ची को लेना चाहा, मगर इसने नहीं दिया। इस वक्त को क्यों देती बिलाज से जुड़े किसी भी शख्स को? तूने खुद को फोर्स किया इस पर। उसको देखते वो कुछ कम मगर सर्द लहजे में कह रहा था। आवाज़ कम थी, बस बिलाज ही सुन पाया। नहीं तो अब बीवी को क्या फोर्स करना? दिलनशीन को एक नज़र देखते वो बेबाकी से बोला, तू घटिया, तेरे जैसा घटिया मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। वो सबसे बोला, तो इधर क्या देख रहा है? हाँ, मुझे देखना, कहीं कोई हसरत ना रह जाए। वो बाज नहीं आया। ये तो बहुत प्यारी है, इसका नाम क्या है? खौला ने बच्ची को देखते हुए कहा। एकदम से वो बहुत खुश हो गई भाई की बेटी को देखकर। हाले हूर, वो बमुश्किल बोली थी। निगाहें महराज और बिलाज पर जमी हुई थी। नाम भी बहुत प्यारा है। एक मेरी बेटी है जो 2 मिनट चुप नहीं हो सकती, और ये कितनी मासूम है ना। खौला इसका दिल बहलाना चाह रही थी, मगर नहीं, वो इतनी ही डर से अब भी खड़ी थी। बस बहुत हो गया ड्रामा। जब इन दोनों की सर्द जंग खत्म नहीं हुई तो बिलाखिर हैदर खान को बोलना पड़ा। हानिया बेगम तासिफ से बड़े बेटे को देख रही थी। वहाज बबल चबाते टांग पर टांग रखकर बैठा हुआ था, मजबूत बाजू सोफे पे की पुश्त पर फैलाए। वो यूं लग रहा था कि कोई लेक्चर देख रहा हो। इसके कुछ फासले पर ही उजाला बैठी हुई थी, बेचैन सी, सुनहरे बालों की लटें बार बार कान के पीछे करती, कभी एक को देखती तो कभी दूसरे को। इसने ये हाथापाई तो नहीं चाहिए थी, ये तो कुछ और ही काम हो गया। खुद पर निगाहों की तपिश महसूस करते इसने चेहरा कुछ तिरछा करके देखा। वो इसे ही देख रहा था। उजाला ने देखते ही आंख मारी तो एकदम बौखलाते हुए दूसरी तरफ मुड़ी थी। दिल शिद्दत से धड़का। सिलिकल, वो जेरे लब बड़बड़ाया। अब इसका डरना इसे महसूस हो रहा था जब भी क्या हो जाता जो इसको ही बता देती, सिर्फ इसके वो बिलाज को बता देता, और बिलाज ही पहले से ही कुछ कर लेता। बस यही। दिलनशीन जो चाहती है वही होगा, तुम दोनों को चाहने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने सपाट लहजे में कहा। तो बिलाज ने जानने के बावजूद कि वो क्या कहेगी उसे उम्मीद से देखा, मगर दिलनशीन ने इसे नहीं देखा। बताओ, तुम बिलाज के साथ रहना चाहती हो? दादी से सवाल किया तो वाइट शर्ट में मबलूस मोमिन जो बेजार सा बैठा था वो भी चौंका। बाकी सब तो पहले ही चौंके हुए थे। सोहा अब इधर उधर सोफे पर सो चुकी थी, सर वहाज की टांग पर रखे छोटी सी होकर। हाले हूर जागी हुई थी, मगर खामोशी थी। वो सहर वो भी अब खामोश थी खौला के पास। दिलनशी ने महराज को देखा जो इसे ही देख रहा था, फिर बाकी बाकी सबको दिखा सिवाय बिलाज के। बताओ, तुम बिलाज से अलग होना चाहती हो? अब की बार हानिया बेगम ने पूछा नरमी से। दिलनशी ने कुछ हैरत से उन्हें देखा। सवाल बदलता जा रहा था, यह उसे लग रहा था। उसने कुछ कहना चाहा। कोई भी फैसला करने से पहले सोच लेना। मैं अलहदगी नहीं चाहता। अगर ऐसा जबरदस्ती हुआ तो मेरी बेटी मेरे पास रहेगी, वो सपाट लहजे में बोला था। अलबत्ता दिल शिद्दत से धड़का था इसका जवाब सुनने के लिए। ऐसा तो वो हरगिज भी ना होने देता। बेशक कुछ भी हो जाता, दिलनशीन को छोड़ना अब तो नामुमकिन था। तब भी नामुमकिन था जब कोई मोहब्बत ही नहीं थी। अब तो वो लड़की इसकी चाहत बन चुकी थी। अब तो कोई रास्ता नहीं था दस्तबरदारी का, मगर वो इसका जवाब सुनना चाहता था। सभी सांस रोके उसके जवाब के मुंतजिर थे। मुझे महराज लाला के साथ जाना है, चेहरा झुका कर कहते उसने लब भींचे। बिलाज ने मुठ्ठियां भींची सख्ती से, सिंह आंखों में वैश्यपन सा दर आया। बच्चे, तुमने सोच लिया है, तुम्हें अलहदगी चाहती हो? दादी मायूसी से कहा तो दिलनशीन ने तड़प कर उन्हें देखा। उजाला को पछतावा हुआ, हालात इतने संगीन हो जाएंगे इसे नहीं पता था। खौला खामोश बैठी थी। वहाज और मोमिन खामोश निगाहों से सब देख रहे थे। परी सोच रही थी कि वो यहाँ क्यों थी। नहीं, अलहदगी नहीं, उसे जल्दी से कहा। महराज के माथे पर बल पड़े। बिलाज बिना पल के झपकाए उसे देखे जा रहा था। जो डर था उसके दिल में वो सच होता जा रहा था। वो इसे दूर जाना चाह रही थी, जैसे भी जा तो रही थी। तो हैदर साहब को समझ ही नहीं आई। मुझे तलाक नहीं चाहिए। बिलाज ने गहरा सांस जब्त भरा सांस खारिज किया। वो लड़की क्यों अपने नाम के साथ अपने लफ्ज जोड़ रही थी?
मुझे बस अभी जाना है और अपनी बेटी को भी लेकर जाना है। अब इसने साथ थी निगाहें उठाकर देखा बिलाज को। वो इसे ही देख रहा था। कुछ हसीन पल दोनों की निगाहों के सामने से थे गुजरे थे। वो निगाहों को जाविया बदल गई। कुछ लम्हे खामोशी से छाई रही। कोई कुछ ना बोला। महराज बोलना चाहता था मगर खामोश रहा। अगर वो अकेली होती तो कुछ कर पाता, मगर वो शख्स अब दिलनशीन की बेटी का बाप था। वो क्या करता? बच्चे को माँ या बाप से दूर तो नहीं कर सकता था। जब ही लबों को सख्ती से भींचे खड़ा था। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, हैदर खान ने नरम लहजे में कहा तो वो कुछ खुश हुई। कुछ अरसा तो वो बिल्कुल सुकून से रहना चाहती थी, बिलाज से दूर। मैं नहीं जाने दूंगा उसे, बिलाज ने ऊंची आवाज में कहते उस तक पहुंचा और एक अचानक ही उसका बाजू सख्ती से पकड़ते उसे अपनी तरफ खींचा। वो चीखी थी एकदम से। महराज आगे बढ़ा, मगर इससे पहले ही चटाक चटाक और चटाक, और एक बार फिर सुकून सा छा गया था। मौत सा खौला और उजाला भी खड़े हो गए थे। सब खड़े हो गए थे। वहाज ने दांतों पीस कर उजाला को देखा, जो मुंह पर हाथ रखे सिसकियों का गला घोट रही थी। ये थी मेरी तरबियत। हाँ, तुम्हारा ये रवैया हमारे सामने है तो पीछे क्या करते होगे तुम इस बच्चे के साथ? हाँ बोलो, शर्म आ रही है तुम्हें अपना बच्चा कहते हुए? हानिया बेगम ने दिलनशीन को अपनी जानिब करते उसे देखते हुए कहा नम आवाज में। चेहरा कुछ तिरछा सा हुआ था। सियाह बाल माथे पे बिखरे गए थे। उल्टा हाथ गाल पर रखते उसने हल्का सा छुआ। बेयकीनी से फिर माँ को देखा। सियाह आंखें तकलीफ से लाल हो गई थी। थप्पड़ की तकलीफ नहीं थी, दिल को कोई तकलीफ। कुछ बोलने के लिए लब खोले मगर बोल ना सका। पहली बार यूं इसकी माँ ने हाथ उठाया था। वो कुछ कहना चाह रहा था। अभी तक वो मुकाबिल को भी 2-4 लगा चुका होता या अच्छी सुना चुका होता, मगर माँ इसे क्या कहती? वो पहली और आखिरी औरत थी जिसको वो साफ सब माफ कर था। इसका खून भी माफ था, जिसके सामने वो कुछ नहीं बोल पाता। वरना तो वो बिलाज खान था, अपने बाप का भी जरा सा सख्त लहजा बर्दाश्त ना कर सकता। मगर माँ इसे जब्त से शिद्दत से आंखें भींच कर खोली। इतने लोगों में इतनी बेइज्जती, उफ! अनाबी लबों के पास खून अपरसने लगा। हानिया बेगम को कुछ हुआ मगर जाहिर न किया। बहू, तुम अब जवान औलाद पर हाथ उठाओगी? दादी सदमे से कहा। ये बच्चा है इसी काबिल, इसने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। वो दुख से बोली। दिलनशीन महराज के सीने लगी। अब हिचकियों में रो रही थी। मंतशा भी अब रोने लगी थी। माँ उसे पुकारना चाहा। अगर इसे यहाँ रुकने की कोशिश की या उसकी मर्जी के बगैर इसे मिलने की भी कोशिश की तो बिलाज, मैं समझूंगी कि मेरा एक ही बेटा है, उन्होंने संग दिली से कहा। बिलाज ने शिकवा के निगाहों से उन्हें देखा। हाथ अब गाल से सरक चुका था। सिंहाएं आंखें कर्ब आलूदा हो गई थी। आज दिल को लगी थी। वो फिर साथ पड़े कांच के टेबल को पूरी कुव्वत से शिद्दत से लात मारी। अब बिना किसी को देखे अपने घर के कमरे की जानिब बढ़ गया। वो सब अब खामोशी से बैठे हुए थे। मेरी नज़र में ना चाय और बाकी लौज़मात लगाए, मगर किसी ने हाथ तक ना लगाया। घर में शादियां शुरू हो गई थी और तुम शहरी रहना चाहते हो, जबकि तुम जानते हो कि हम चाहते हैं कि उजाला की शादी भी हवेली में हो। ये हमारी पोती है और फिर मोमिन की भी शादी है। 1000 काम है, तुम मान क्यों नहीं लेते? दादी अब गुस्से से कहा था। दिल शिद्दत से धड़का और वो सुर्ख होता चेहरा झुका गई। वहाज ने निचले लब को कोना और दांतों तले दबा कर उसे देखा और दिल फरीबी से मुस्कुराया। इसका किया गया इजहार अभी तक तो नहीं भूला। वो नरम गरम सा लम्स, वो नाजुक वजूद को बाहों में उठाना, वो कुछ भी तो नहीं भूला था। और उजाला इसे तो कुछ भी नहीं याद था। महराज ने गहरा सांस सर्द हवा के सुपुर्द किया और खोला और दिलनशीन फिर उजाला को देखा। मंतशा को इसने उठाया हुआ था। मुझे यहाँ बहुत काम है, फिर मैं अब घर लेना चाह रहा हूँ। अब इधर ही शिफ्ट हो जाऊंगा। गांव में रहने का सवाल ही नहीं बनता। रही बात शादी की, हलक तक करवा हुआ, अभी डेट भी फिक्स नहीं हुई है। ऐसे ही उजाला का वहाँ रहना मुनासिब नहीं, और दिलनशीन कुछ अरसे बाद बस सबसे दूर रहना चाहती है। मुझे लगता है कि अब कोई बहस नहीं बचती। गैर मरे नक्ते पर गौर करते वो सपाट कह रहा था। अभी तक खौला की बीमारी का नहीं बताया था किसी को, मगर वो जल्द बताना चाहता था। अभी फर्स्ट स्टेज थी, ठीक भी तो हो सकती थी। वो इलाज में देर हरगिज भी नहीं कर सकना चाहता था। रोज रोज शहर आना बच्चों को लेकर, इससे अच्छा था शहर में ही रह लेते। ठीक है, मगर डेट फिक्स होने के बाद तुम बच्चियों को लेकर गांव आ जाओगे। हैदर खान मान गए थे। बिल्कुल, वो अपनी बेटी को भी याद दिलाते रहना। दिलनशीन की मर्जी के बगैर इससे बात तक ना करें। 2 साल बहुत जलील कर लिया, अब कुछ अरसा इसे सुकून लेने दें। बच्ची छोटी है, बिलाज के पास रहने का सवाल ही नहीं बनता। और अगर वो नहीं माना तो? एक पल को वो रुका, दिलनशीन को देखा जो चेहरा झुकाए बैठी हुई थी खौला के पास। इसका बड़ा भाई होने के नाते मैं कोई
भी फैसला कर सकता हूँ। सबने सदमे से उसे देखा था। दिलनशीन, उजाला, बच्चे उठो। खौला, उसने तीनों को देखते हुए कहा और वो खुद भी खड़ा हो गया। सफ़ेद कॉटन के सूट पर सिलवटें पड़ गई थी, बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए भूरे बाल बिखरे हुए थे, वजीह चेहरा बिल्कुल संजीदा था। खौला, तुम अगर हमारे साथ। हानिया बेगम ने मायूसी से कहा। इनका घर सोना हो गया था और काफ़ी अरसे से वो भी तो नहीं आई थी। महराज ने उसे नहीं देखा। वो चाहता तो वो खुद करे फैसला। वो बच्ची को देख रहा था, गोल गोल काली आंखें वाली। जब हंसती तो दाएं गाल पर गहरा डिंपल पड़ता, छोटी सी नाक, सुर्ख होता चेहरा। यूं लगता कि वो बुखार के बास लाल है, मगर इसे बुखार नहीं था। उसका चेहरा ही कुछ सुर्ख था। अब भी महराज को ही देख रही थी। अब का इन दिन न जाने किस किस को देखकर वो काफ़ी परेशान हो गई थी। बार बार मुंह बनाती, मगर शहर की तरह ज़्यादा ना रोती। मैं कुछ दिनों बाद आऊँगी मम्मा, इसे शर्मिंदगी से कहा। अब दिलनशीन आई थी, इसे छोड़कर वो मायके तो नहीं जा सकती थी। वो भी खड़ी हो गई। फिर सब कुछ निखरी निखरी सी रहती। गुलाबी टॉप के साथ बॉल बॉटम जीन्स पहने, छोटे से यहाँ बाल खुले थे, हल्का मेकअप, मगर रंगत कुछ फैली पीली हुई थी जा रही थी। आंखें भी सुर्ख थी। सबने पूछना चाहा, मगर वो टाल गई। उजाला और दिलनशीन और फिर सब खड़े होते गए। हानिया बेगम एक नज़र ऊपर कमरे के बंद दरवाजे को देखा, मगर इनका लाडला नजर नहीं आया। शायद वो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गई। इन्हें अफसोस हुआ था। दिलनशीन, तुमने बच्ची का क्या? इनकी बात अधूरी रह गई जब बाहर सीढ़ियों से नीचे आता दिखाई दिया। एक बड़ा सा सूटकेस उठाए। मैंने कहा भी था कि महराज ने कारदार निगाह इस पर डाली और दिलनशीन का हाथ पकड़कर बाहर ले गया था। अब बाहर ले आएगी सामान, दादी ने बाबर से कहा तो वो सर हिलाते सामान बाहर ले आया। बाकी सब भी बाबर की जानिब बढ़े थे। बिलाज नहीं आया किसी से भी मिलने। हानिया बेगम और दिलनशीन साथ, इसे भी इंतजार था शायद वो, मगर वो नहीं आया। जी भर के ना की थी बातें, पल भर में हमसे रूठे, रुखसत करके रो पड़े इनको, सबर के बंधन सारे टूटे। सिगार लबों से लगाए खिड़की में खड़े वो इन सबको देख रहा था। सबको शायद नहीं, वो एक ही वजूद को देख रहा था। एक पल को एक पलक ना झपकाई, एकटक सिगार गहरा हवा में फिजा में छोड़ता तो एक पल को सब धुंधला होता, मगर वो तब भी उसे ही देख रहा होता। मंतशा को उठाया। सफ़ेद लॉन्ग फ्रॉक जिसका नेट का दुपट्टा बार बार नीचे छूता, वो लड़खड़ाई भी, मगर उसने ना ठीक किया। सुनहरी घुंघराले बाल पुष्ट पर बिखरे हुए थे। दुपट्टा सूरज की शुआएं उनको छू रही थी। वो हंसकर वहाज की किसी बात का जवाब दे रही थी। इतना खुश इसने पहले तो कभी नहीं देखा। जितनी वाश थी, सब गाड़ी में बैठ रहे थे, वो अभी तक नहीं बैठी। महराज की गाड़ी की जानिब बढ़ते दुपट्टा पाँव के नीचे आया। बिलाज का दिल शिद्दत से धड़का। दिल क्या जाकर दिमाग सीधा कर दे, इतनी लापरवाही कर रही है अभी से ही। वो भी तब जब छोटी बच्ची को भी उठा रखा है। ओहो, अभी गिर जाती इस दुपट्टे को, देखो यूं लो। हाँ अब ठीक है। पास खड़े मोमिन ने एकदम से उसे सहारा दिया, एक बहन की तरह, मगर बिलाल से नहीं देखा जा रहा था। मोमिन ने इसका बाजू पकड़ा था, फिर दुपट्टे को कंधे पर किया दूसरी जानिब से और मुस्कुरा कर बोला था। इसे आवाज़ नहीं आई, मगर दोनों की मुस्कुराहट दिमाग खोल कर गई थी। साथ रखे एश ट्रे में सिगार मसला, दूसरा हाथ साथ दीवार पर इतनी शिद्दत से रखा कि नीली रगें तनी हुई थी, वाजे हुई, सुर्ख होती सी आंखें, शिद्दत से पीछे लब। जब सब बैठ गए तब उसने बैठना चाहा। बच्ची अंदर उजाला को पकड़ाई, हाथ गाड़ी के खुले दरवाजे पर रखा। बिलाज का दिल शिद्दत से धड़कने लगा। दिल शिद्दत से चाह रहा था कि वो अब एक बार पीछे मुड़ कर देख ले, सिर्फ एक बार। वो सांस रोके उसे देख रहा था। दिल नशीन लब काटते खड़ी रही। अपनी पुष्ट पर उसकी निगाहें महसूस हो रही थी। दिल चाह रहा था कि मुड़ कर उसे देख लेना, जाने क्यों, मगर एक बार। बिलाज हुनूस उस सांसें रोके हुए था, उम्मीद से उसकी पुष्ट को देखता। इतना बुरा तो नहीं था कि वो पल में उसे फरामोश कर देती, मगर फिर दिल नशीन ने मुड़ कर नहीं देखा और गाड़ी में बैठ गई। चाहने के बावजूद नहीं देखा। गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ और वो उसने गहरा सांस लिया था। और बिलाज, वो अब खामोश निगाहों से इन गाड़ियों को देख रहा था जो अब बाहर निकल रही थी। 1 2 3 और 4 सारी गाड़ियां निकल गईं। फिर 5 मिनट गुजरे और पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था। एक एक चीज़, कीमती वाज, ड्रेसिंग टेबल पड़ी, महंगी तरीन परफ्यूम, रंग बिरंगी नीचे, और फिर टूटते हुए पूरा कमरा खुशबू से महक उठा था। मगर इसका गुस्सा वो कम नहीं हो रहा था। ड्रेसिंग पे सामने दोनों हाथ रखते वो झुका और चेहरा शीशे में देखा। सुर्ख अंगारा होता, वहशत ज़दा चेहरा, लाल अंगारा आंखें,
गहरे सांस लेते वो इस पल होश में नहीं लगा। इससे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि वो कुछ भी नहीं था इसके लिए, कुछ भी नहीं। वरना एक पल को देख लेती, इससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। क्या वो सबको मसीर होती, मगर इसे नहीं, इसे सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मोमिन का उसे छूना, वहाज का उससे बात करना, इसे बर्दाश्त भी ये भी नहीं हो रहा था कि वो क्यों गई। महराज के साथ इसकी बात नहीं मानी। सिगार का पैकेट उठाते, इसमें सिगार निकालते, लबों के दरमियान देखा, लाइटर उठा के जलाया, शोला सा निकला और लबों के दरमियान रखा, सिगार से लगने लगा और वो सोफे पर बैठ गया। एक बाजू सोफे पर फैलाए, दूसरे हाथ से गहरे कश लेते टांग पर रखी टांग मुसलसल हिल ही रही थी। जबकि कुछ देर बाद गुस्से की शिद्दत कम हुई तो इसने महसूस किया कि दिल भी सिलक रहा है, दुख रहा है, शिद्दत से कुछ चुभ रहा है। उसका सारा ज़रूरत का सामान इसने मैरी से खुद पैक करवाया, क्योंकि महराज कह चुका था कि इसे कुछ नहीं चाहिए। ये बात भी दिल को दुखा गई थी। क्या वो इतनी जल्दी भूल गई? अभी निकली भी नहीं और भूल गई। वो जानता था कि उजाला और महराज से बहुत प्यार करती है। वो खूबसूरत लड़की मोहब्बत के लिए बनी थी, वो सिर्फ मोहब्बत करना जानती थी। मगर क्या इसे कोई भी बात अच्छी नहीं लगी कभी? पूरे 9 महीने सही से सो नहीं पाया, सिर्फ उसके लिए। आधी रात को जब सो रहे होते, वो किचन में उसको पास बिठाए कुछ बना रहा होता। रात के आखिरी पहर जब आंखें खुलती मुश्किल होती, तब वो उसका सर कंधे पर रखे खुले आसमान तले बैठा इसकी बच्चों वाली बातें सुन रहा होता। इसका इतना ख्याल रखा, इसके लिए बदलता रहा। वो जानता था कि जो इसने दिलनशीन को तकलीफ दी वो बहुत ज़्यादा थी इस लड़की के लिए, मगर वो था ही वैसा, खुद गर्ज और संग दिल सा। अब अचानक वो बदल नहीं सकता था, मगर बदल तो रहा था। इसे तकलीफ देकर खुश तो नहीं रहा कभी। इसे अपनी अन्ना अजीज थी, मगर वो लड़की भी तो सांसों की थी। क्या इसे कुछ याद नहीं आया? वो शिद्दत गुस्से में भी उसे नरमी से छूता। तब से जब उसने दिलनशीन के वजूद पर जख्म देखे थे, तब से इसका दिल नहीं मानता कि इसे और जख्म मिले। इसे वो खूबसूरत लड़की बिल्कुल शफाफ ही चाहिए थी। इसे ये भी नहीं याद रहा वो 2 साल वो इसके साथ रहा, इसके साथ सोने की आदत, इसे देखने की आदत, उसे छूने की आदत, उसे तंग करने की आदत, उसे इसके बगैर कितना तंग करेगी। इसे नहीं याद रहा कि पूरा महीना वो हाले हूर को देखे बगैर नहीं सोया। क्या इसे ये याद नहीं आया जब उंगलियों पर जलन महसूस हुई तो चौंका। सिगार अब खत्म हो रहा था, उसकी तपिश झुलसा रही थी। वो कई लम्हे देखता रहा इस खत्म होते सिगार को, सिया आंखों के ऐन सामने किए, और फिर कानों में एक आवाज़ गूंजी जो जलती पर तेल का काम कर गई। साले, तुझे तो मैं अपनी बहन का मुहाफिज भी नहीं कह सकता, तू है ही इस काबिल। और फिर दिल में उठते दर्द को हमेशा की तरह नज़रअंदाज करते वो उठा था। इसने कहा अलविदा, हमने कहा शुक्रिया। उसने कहा जाओ, हमने कहा तल्ख लिया। दिलनशीन, खौला, उजाला, जमीला बेगम, महराज सब इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। महराज सबको यहाँ ही ले आया। वो आज बहुत ज़्यादा खुश था, आज सब साथ थे। वो दिलनशीन बोल बोल कर थक जाती, फिर कोई कहानी सुनाने लगती। हाले को महराज ने और सहर को जमीला बेगम ने उठाया हुआ था। खौला को बार बार यमान की भी परेशानी खाई जा रही थी, जो गांव में ही था, मगर ये तसल्ली भी थी कि वो सबके पास रह जाता। मगर अभी छोटा था तो इसे परेशानी थी। हैदर खान ने कहा था कि वो वहाज के साथ थी, आज ही उसे भेज देंगे। वहाज ने तो आना ही था सो वो आ जाता, मगर फिर भी उसे परेशानी हो रही थी। मुझे तो बिलाज लाला से बहुत डर लगता है, उफ, इतने गुस्से वाले। दिलनशीन, उन्होंने कभी तुम्हें मारा तो नहीं? उजाला खाने के साथ इंसाफ करते हुए बोली। सब ने दिलनशीन को देखा और दिलनशीन इसकी आंखों के सामने सारे मंजर घूमे। मारा तो कभी नहीं, मगर मरने के लिए दोबारा छोड़ दिया था। वो बमुश्किल मुस्कुराते हुए बोली, पहली बात ही सिर्फ, दूसरी बात दिल में ही कही। लाख इख्तलाफ सही, मगर वो बिलाज का और कुछ खुद का भरम रखना चाहती थी। ना ही उसने ये बताया कि बिलाज ने उसे 2 बार डार्क रूम में बंद रखा, ना ही ये कमाल अशरफ वाली कोई बात बताई। वो बहुत सी शिकायतें लगाती रही। महराज बस दांत पे दांत पीसता रह गया। दिल तो था कि 2 मुक्के और ही लगाता, मगर चाह ही सका। खौला मुस्कुराई। उसे यकीन था उसका भाई हाथ नहीं उठा सकता दिलनशीन पर। अब तो तुम्हारी बच्ची का बाप भी है दिल बच्चे, तुम्हें ही कुर्बानी देनी होगी। दूसरी सूरत में बिलाज को नई बीवी और बच्चे, तुम्हें भी नया शौहर और बच्चे मिल सकते हैं, मगर ये बच्ची रुल जाएगी। माँ बाप ना हो तो सबन आ जाता है, बच्चे संभल भी जाते हैं, मगर जिन बच्चों के माँ बाप अलग इख्तियार कर चुके होते हैं वो बच्चे बुरी तरह रुलते हैं। ना बाप की पूरी तवज्जो पा सकते हैं, ना ही माँ का प्यार, और इसकी चाहत इन्हें अंदर से तोड़ती है। जमीला बेगम से समझा रही थी। वो चेहरा कुछ झुकाए अपनी बच्ची को देख रही थी। वो सो रही थी महराज के पास। बिलाज, तुम
पर सख्ती करता रहा क्योंकि तुम अकेली थी, मगर अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। तुम इस बारे में आराम से सोचना। संजीदगी से छा गई माहौल पर महराज ने सब सुना। सब ठीक था। वो इत्तेफाक करता था सब बातों से, मगर बिलाज इसके लिए काबिले बर्दाश्त नहीं था। खौला को अपनी आप इजाफी सा लगा। वो प्लेट पर झुकी हुई थी। सर में शदीद दर्द भी हो रहा था। अब चेहरा सुर्ख होने लगा। अच्छा, ये बात अब भी फिर कभी होगी। अभी खाना खाइए, रात हो रही है। एक नज़र खौला को देखते हुए संजीदगी से बोला। इसे तकलीफ हो रही थी। खौला को तकलीफ में देखकर दिल जितना भी खुश था अब फिर उदास हो गया। ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक की स्लीवलेस बनियान पहने जिससे इसके मजबूत सफ़ेद बाजू झांक रहे थे। पसीने के बांस बनियान चौड़े कशीदा वजूद पर चिपकी हुई थी। पूरा वजूद पसीने से तर था। सीहा बाल बिखरे हुए थे। गीले माथे पर सफ़ेद रंग सुर्ख हो रही थी। शायद बिना कुछ परवाह किए वो अब मारे जा रहा था उस शख्स को। पंचिंग ग्लोव्स पहने वो सारा गुस्सा इस पर उतार रहा था। इमरान नियाजी मरने के करीब हो गया था, मगर बिलाज नहीं छोड़ा उसे। तू मुहाफिज कहलाने के लायक नहीं, तू मुहाफिज कहलाने के लायक नहीं। आखिरी मुक्का पूरी शिद्दत से उसके खून रस्ते गाल पर मारा और हाथ से पंचिंग ग्लोव्स उतारते पीछे मुड़ा। इमरान नियाजी तो खैर, बाबर को भी इससे डर लगा। इसका इतना शदीद वहशी रूप कभी नहीं देखा था किसी ने। जब पहली बार इमरान नियाजी और कमाल अशरफ मिले तब भी नहीं, मगर आज न जाने से क्या हुआ था। गंदे मुझे सर्द व सपाट लहजा। इस वक्त वो भूल गया था कि पहले कत्ल का गिल्ट अभी तक था दिल में। सर, वो पिस्टल दे। वो इतनी कुव्वत से चलाया कि बाबर सटपटा गया। इसके सर पर खून सवार था। वो अपनी बीवी ही हिफाजत नहीं कर सका। आज ये बात इसे दोबारा याद दिलाई गई थी। वो बात जो कभी वो भूलता ही नहीं था। माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा नहीं, मुझे माफ़ कर दो। इमरान नियाज़ी वो मुश्किल कुछ बोलना चाह रहा था, मगर ज़ख्मों के बास बोल ही नहीं पा रहा था। सर, उसके बच्चे हैं 2, वो इंतज़ार में होंगे। बाबर ने अब भी गन नहीं दी ना कुछ। तो इसके बच्चों को ठेका लेकर रखा है मैंने। ये कमीना आज नहीं बचेगा। डार्क रूम में था, उधर सब होता था। वो खुद ही कुछ ढूंढने लगा। ऊपर जाकर गन लाता। इतना सब्र नहीं हो रहा था। सर, आपकी भी बेटी है। वो इसके हाथ थमे, कदम रुके, सांसें बिखरी। उसने मुड़ कर देखा बाबर को ऐसी निगाहों से कि बाबर को लगा अब इसकी बारी है। मेरी बेटी? इसका कहाँ है? हाँ, उसके सामने आया सर्द मेरे मेहरी लिए हुए लहजे। सर, बच्चे तो बच्चे होते हैं। बाबर नहीं चाहता था कि वो दोबारा कत्ल करे। वो नहीं चाहता था, जब भी रुकना चाहता था। तुम्हें तुम्हारी बच्ची का वास्ता, मुझे जाने दो। बिलाज कुछ सख्त कहना चाहता था, कुछ करना चाहता था, मगर नहीं, रुक गया। बच्ची का वास्ता, उसकी बच्ची का। वो हिल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो डार्क रूम से निकल रहा था और बाबर इमरान नियाजी को खोल रहा था। बाबा, बाबा। 2 छोटे बच्चे भागते हुए आए थे उसके पास। जैसे ही वो अंदर आया, वजूद पर कई निशान थे, मगर कुछ इलाज के बाद ठीक हो गया था। महीना हो गया था बिलाज की कैद से आज़ाद हुए। 2 साल 1 महीने बाद बच्चों को देखा तो आंखें भर आईं। वो बिलाज को जान गया था, जब भी इसके खिलाफ कुछ भी बोलने का इरादा तर्क कर दिया। अंबर बेगम ने उन्हें सहारा देकर बिठाया था सोफे पर और खुद पानी का गिलास देने लगी थी। बाबा, हमने आपको बहुत मिस किया। आप किधर थे? 6 साल। अब बच्चा बेताबी से बोला। 2 साल बाप को तस्वीरों में देखकर थक गया था। बस अब आ गया हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा। इमरान नियाजी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। ये सब आपके साथ किसने किया है? 10 साल के बच्चे को इनके जख्मों को गौर से देखते हुए कहा, संजीदा लहजा। इमरान नियाजी ने अपने बड़े बेटे को देखा। और हैदर हवेली में शादी की तैयारी अब जोर और शोर से चल रही थी। इसी महीने के आखिर में मोमिना आमना और वहाज उजाला की शादी तय हो चुकी थी। बिलाज को दिलनशीन का वलीमा भी इन दोनों के वलीमे के साथ रखा था। दिलनशीन ने बहुत एतराज़ किया, मगर सबका कहना था कि खानदान वालों को पता होना चाहिए। जब भी वो मान गई। बिलाज की यादें आती कभी भी, मगर वो इनकारी थी। वो नहीं मानना चाहती थी कि ऐसा कुछ भी। फिर इसे अब तो बिलाज इसे और डर लगता। वो अब तो नहीं छोड़ता उसे, अगर एक बार मिल जाती तो। इसी वजह से वो अब तक हवेली भी नहीं गई थी। दूसरी जानिब बिलाज, इसका दिल अब कहीं नहीं लगता। कई बार कहीं कहा दिल ने कि मिल आए, बात कर ले, मगर वो नहीं गया। इससे अपनी और तजलील भूलनी नहीं आई थी। अपनी वो तजलील भूलती ही नहीं थी। कोई इतना अहम होकर अपना बेपरवाह हाले को देखने के लिए तड़प गया, मगर कुछ नहीं बोला। खौला से मिल लेता कभी, इसके बच्चों को देखता तो दिल में कसक उठती, दिल और ज़ख्मी होता। आजकल वो भी हवेली में आ गया था। अपने वलीमे का भी उसे पता था और वो उसे शिद्दत से इंतज़ार था। उस दिन का कुछ हिसाब थे।
जो कि बेबाक करने थे उसे। इतनी जल्दी तो इतना अच्छा नहीं बन सकता था। इसे इंतज़ार था कि कभी वो दोबारा उसके सामने आएगी, कब वो इसके दोबारा से उसे पा सकेगा, कब वो इसे बता सकेगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की इससे दूर जाकर। आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक